हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है ये बताऊंगा और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानें कि किस फंक्शन को हम लोग हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। हार्मोनिक फंक्शन ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई which possesses continuous partial derivatives of the first and second order and satisfies Laplace equation is known as हार्मोनिक फंक्शन। यानी अगर कोई फंक्शन है एक्स और वाई का, यही लिखा है ना, ए फंक्शन एक्स कॉमा वाई विच possesses continuous partial derivatives of the first and second order and satisfies Laplace equation is called harmonic function। तो जाहिर सी बात है, यहां पर जिस फंक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम ये कहें कौन सा फंक्शन है हमारा, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आप हमेशा एक यही फंक्शन लेते हो। मैं लिख देता हूं, आपने अब तक देख लिया होगा एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, जहां पे यू आपका एक्स वाई का फंक्शन होता है और वी आपका एक्स वाई का फंक्शन होता है। तो हम यू और वी की बात कर रहे हैं। अब यहां पर इसलिए हमने यू और वी नहीं लिखा, चूंकि स्टैंडर्ड डेफिनेशन में कहीं अगर कोई पर्सन किसी दूसरे वेरिएबल से डिनोट कर रहा है रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो यू और वी नहीं लिख सकते ना। ठीक है, तो यहां पे हमने लिख दिया ए फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई विच possesses continuous partial derivatives ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर, मींस यू का फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करना चाहिए और सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करना चाहिए। सिमिलरली वी का फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करना चाहिए और सेकेंड ऑर्डर का भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, एक्स के रिस्पेक्ट में, साथ में वाई के रिस्पेक्ट में भी। ठीक, ऐसे ही वी का एक्स के रिस्पेक्ट में और साथ में वाई के रिस्पेक्ट में, वी वाई वी वाई वाई, यानी ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हो, पहला। दूसरा, लाप्लास इक्वेशन को यू और वी सेटिस्फाई कर रहे हो, तो हम कहेंगे यू और वी हमारे हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है, तो अब लाप्लास इक्वेशन क्या होगी, आप लोगों ने हालांकि पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। यू के बारे में हम बात कर रहे हैं। यू यू के लिए जो लाप्लास इक्वेशन बनेगी आपकी, वो बनेगी डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू प्लस, याद करिए मैं लिख रहा हूं, डेल टू यू ओवर डेल वाई टू इज इक्वल टू जीरो। ये है यू की लाप्लास इक्वेशन नंबर एक। और जो वी में लाप्लास इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, डेल टू वी ओवर डेल एक्स टू प्लस डेल टू वी ओवर डेल वाई टू इज इक्वल टू जीरो। तो जाहिर सी बात है, अगर हमको एग्जाम में न्यूमेरिकल दिया गया है, या तो यू दिया जाएगा या तो वी दिया जाएगा, और हमसे कहा जाएगा कि भाई आप ये दिखाओ कि हार्मोनिक है। मान लो यू दे दिया गया आपको और कहा गया आपसे कि शो दैट यू इज अ हार्मोनिक फंक्शन। यू आपको दे दिया गया, ठीक है, एक्स वाई के टर्म्स में यू इक्वल टू, और कहा गया शो दैट यू इज अ हार्मोनिक फंक्शन। तो आपको क्या करना है, यू का सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में निकाल लेना है। आप क्या करोगे, यू एक्स एक्स निकालोगे और यू वाई वाई निकालोगे, और देखोगे दोनों को ऐड करने पर अगर जीरो आ गया तो आप कहोगे यस, यू इज अ हार्मोनिक फंक्शन। ठीक, आगे बात समझ में। ऐसे ही अगर वी दिया गया है और पूछा जा रहा है कि शो डेट वी इज अ हार्मोनिक फंक्शन, तो आपको क्या करना होगा, वी एक्स एक्स निकालना होगा, फिर वी वाई वाई निकालना होगा वी की हेल्प से, और ऐड कर देना होगा तो इक्वल टू जीरो। ये तो पहले टाइप की प्रॉब्लम बनेगी आपकी। इस पर प्रॉब्लम जो बनती है वो बता रहा हूं, ठीक है, कि यू दे दिया जाएगा और कहा जाएगा शो डेट यू इज अ हार्मोनिक। तो आपको यू एक्स एक्स निकालना है, यू वाई वाई निकालना है, और उसको जीरो के बराबर कर देना है। जैसे जीरो हो गया तो आप लिख दोगे कि हाँ यू हार्मोनिक। ठीक है, अब एक थ्योरम है बेटे, इफ एफ ऑफ जेड, अगर एफ ऑफ जेड आपका एनालिटिक है,
if f of z is an analytic function, then u and v are both harmonic functions. लीजिए, अगर कोई फंक्शन आपका fz एनालिटिक है, तो fz का u क्या है? रियल पार्ट है, और v क्या है? इमेजनरी पार्ट है. v इमेजनरी पार्ट है, u रियल पार्ट. तो दैट मीन्स अगर fz एनालिटिक है तो u और v दोनों हार्मोनिक होंगे. इस बात को आप नोट कर लीजिए कहीं. ठीक है. एक और इंपॉर्टेंट नोट है, u एंड v आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. यानी अगर आपके पास u है तो u इज अ हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v, ऐसे कहा जाएगा, और v इज अ हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u. अगर u हार्मोनिक है तो v उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट बन जाएगा, और अगर v हार्मोनिक है तो u उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाएगा. इस पर भी बेस्ड न्यूमेरिकल बनता है. इस वजह से मैंने इसको एक इंपॉर्टेंट नोट के रूप में लिखा दिया है. वो ऐसे लिखा है, न्यूमेरिकल कैसे बनता है, शो दैट u इज अ हार्मोनिक फंक्शन एंड फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट. ठीक. तो अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट. u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कौन है? तो v है u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट. ऐसी अगर मान लो v दे दिया गया आपको और कहा जाता है कि फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ p, तो आप u निकालोगे. यानी u की हेल्प से v निकलेगा और v की हेल्प से u निकलेगा. अगर आपके पास कोई फंक्शन fz, तो ये बड़ी एक अच्छी चीज भी हमारे सामने निकल के आई कि मान लो अगर आपके पास फंक्शन कोई fz है, u प्लस आई वी है, और आपको पता है कि fz एनालिटिक है, और सिर्फ आपके पास u है, तो इस चैप्टर की हेल्प से आपको यह बताया गया कि कोई फंक्शन fz है जो कि एनालिटिक है, और उसका रियल पार्ट ये है. फंक्शन बताओ. तो रियल पार्ट आपको दे दिया गया, मतलब u दे दिया गया, और आपसे fz मांगा जा रहा है. तो आप क्या करोगे? इस चैप्टर को पढ़ ही लिया है, आप हार्मोनिक कॉन्जुगेट v निकालोगे और फिर u प्लस आई वी लिखकर fz कर लिख दोगे. यही जो मैंने अभी समझाया सेम प्रॉब्लम में करने जा रहा हूं. ये देखिए, शो दैट द फंक्शन, प्रॉब्लम पढ़िए. शो दैट द फंक्शन u x y is equal to x to the power 4 minus 6x square y square plus y to the power 4 is harmonic. पहले तो आपसे ये शो करा रहा है कि ये हार्मोनिक है. पहले शो करिए. आल्सो फाइंड द एनालिटिक फंक्शन fz इक्वल टू u प्लस आई वी. कहने का मतलब है वो फंक्शन बताओ fz एनालिटिक फंक्शन जिसका रियल पार्ट आपको दिया गया है, यानी v निकालना होगा. तभी तो लिखा आल्सो फाइंड द एनालिटिक फंक्शन fz इक्वल टू u प्लस आई वी. यानी u तो यही रहेगा, तुम्हें v निकालना है, फिर u प्लस आई वी लिख देना है. कैसे करेंगे प्रॉब्लम, देखते हैं. तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आए, आपको u क्या दिया गया है, गिवन u इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y टू द पावर 4. अभी अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है कि हार्मोनिक शो करने के लिए हमको क्या शो करना है, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. अगर आपको हार्मोनिक प्रूफ करना है तो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो ये इसका मतलब क्या हुआ, आपको u दिया है ना, तो आपको डेल u अपॉन डेल एक्स और डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू निकालना है, और डेल u अपॉन डेल वाई और डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू निकालना है. ठीक. नंबर 1 देखिए ना, यही तो है लाप्लास इक्वेशन, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू 0. तो सबसे पहले डेल यू और डेल एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, 4x क्यूब माइनस 6xy स्क्वायर जी. दिस इंप्लाइज डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू, 6 नहीं होगा बेटा, 12 हो जाएगा, क्योंकि आप डिफरेंशिएट कर रहे हो ना. तो 6 मैंने 12xy स्क्वायर. दिस इंप्लाइज डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू 12x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर. ये आ गया डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू. ठीक. अब आगे एंड, अब u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डेल यू अपॉन डेल वाई, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, माइनस 12x स्क्वायर वाई, पहला टर्म ये तो 0 हो जाएगा ना, x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 0. ठीक. इसका हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर वाई प्लस y की पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4y क्यूब. दोबारा डिफरेंशिएट कर दो y के रिस्पेक्ट में, तो डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू मिल जाएगा तुम्हें. तो डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू क्या हो गया, माइनस 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर
और इसका डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में प्लस 12y²। देखो दोनों ऊपर नीचे मैंने जानबूझ के लिखे हैं ताकि आपको दिख जाए कि दोनों ऐड होकर 0 दे देंगे। 12x² ऊपर, -12x² नीचे वाले ब्रैकेट में, -12y² ऊपर वाले ब्रैकेट में, +12 नीचे वाले ब्रैकेट में। तो क्या हो गया, दोनों ऐड करने पर 0 मिल जाएंगे ना। सिंस del2u अपॉन del x2 प्लस del2u अपॉन del y2 is equal to 0, that is u satisfies कौन सी इक्वेशन, क्या नाम था इसका, लाप्लास इक्वेशन। हैंस u कैसा फंक्शन है, u इज अ हार्मोनिक फंक्शन। चलिए, अब जैसे u हार्मोनिक हो गया तो v इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाएगा। अब वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा, इसकी मेरे पास बड़ी अच्छी ट्रिक है, मैं भी आपको ट्रिक बताऊंगा। u आपका हार्मोनिक फंक्शन है, तो अब v इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा। तो अब हम इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालेंगे, तभी तो हम fz इक्वल टू u प्लस iv एनालिटिक फंक्शन ढूंढ पाएंगे। ठीक, नाउ हार्मोनिक कॉन्जुगेट वी फाइंड बेटे। नाउ वी फाइंड v ब्रैकेट में हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ, लिखो चाहे ना लिखो एग्जाम में, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं तुम्हें, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। आप एग्जाम में इस चीज को स्किप कर सकते हो लिखने से, ठीक है। तो v कैसे निकलेगा, अब बेटा v आपको निकालने के लिए आपका रास्ता क्या है, सिर्फ u ही तो दिया गया है, दिया तो तुमको u गया है और कहा जा रहा है v निकालो। तो एक बात हमें समझ में आ गई, हमारे पास एक हिंट है, जब fz एनालिटिक है, तो fz अगर एनालिटिक है तो fz CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और CR इक्वेशन ही एक ऐसी इक्वेशन है जहां पर u का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव v के y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और u का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव v के x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी मैं वो फार्मूला यूज करूंगा v के लिए जहां पर v का x और y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव मिले। तो ऐसा फार्मूला आप लोगों को अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया गया होगा, या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के हो, ये पढ़ाने से पहले आपको टोटल डिफरेंशिएशन पढ़ाया जा चुका होगा। तो टोटल डिफरेंशियल की मदद से आप ये लिखोगे, नाउ डीवी, वी का टोटल डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, वी किसका किसका फंक्शन है, मैं आपको याद करा देता हूं थोड़ा सा। वी किसका किसका फंक्शन है बेटे, वी है एक्स और वाई का फंक्शन। तो जब आपको डीवी निकालना है, वी का टोटल डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, तो ये क्या लिखा जाएगा, डेल वी ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई इंटू डी वाई। अब याद आ गया होगा आप लोगों को, डी वाई। ठीक, v अगर आपका x और y का फंक्शन है तो जो v का टोटल डिफरेंशियल कॉफिशिएंट dv होगा वो होगा डेल v ओवर डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल v ओवर डेल y इंटू डी वाई। ठीक, तो अब आपके पास बेटा डेल v तो है ही नहीं ना, v का कोई टर्म है। ठीक, तो अब आपको मदद लेनी है CR इक्वेशन की, क्योंकि fz एनालिटिक है। तो CR इक्वेशन क्या कहती है, अब आपको CR इक्वेशन याद करनी है। तो CR इक्वेशन क्या कहती है, CR इक्वेशंस आर, याद करिए, आर डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके बराबर था, डेल वी अपॉन डेल वाई के। ठीक, और डेल यू अपॉन डेल वाई किसके बराबर था, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के। तो बस डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह लिख देंगे आप माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है बच्चों, सो इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह आप लिख देंगे माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई की जगह आप क्या लिखोगे, डेल वी अपॉन डेल वाई की जगह डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स। लो,
v गैप हो गया पूरी तरह, dy। अब पीछे वाले पेज से हम डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू उठा लेते हैं। ये देखिए, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या है, 4x³ माइनस 12y एक्स वाई स्क्वायर, 4x³ माइनस 12xy², तो प्लस 4x³ माइनस 12xy²। ये तो हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स। और डेल यू अपॉन डेल वाई क्या है, ये रहा, -12x² प्लस 4y³ -12x²। तो एक तो माइनस पहले से यहां लगा हुआ है ना, चेक करो ना जरा, देखो डेल यू अपॉन डेल वाई तुम्हारा क्या है, -12x² प्लस 4y³, और दूसरा यहां लगा हुआ है, तो ये माइनस ले लो बाहर और यहां ब्रैकेट लिख दो, -12x²y, ठीक, प्लस 4y³ dx। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, माइनस साइन को एलिमिनेट करो, तो ये बन गया 12x² माइनस 4y³ dx प्लस 4x³ माइनस 12xy² dy। अब चूंकि जब भी टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट का केस होता है तो हमेशा इंटीग्रेट किया जाता है, लेकिन किसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं होता। तो अब ये जो सॉल्व होगा लेफ्ट हैंड, तो हमारा प्योरली v का टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट है dv। तो जैसे ही तुम dv को इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट dv, आप तुरंत लिख दोगे v। लेकिन अगर x dy है तो आप इसको लिख दोगे, x कांस्टेंट है xy, ठीक, और d ऑफ xy है, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो आप क्या लिखोगे, xy, ठीक। x dy को आप लोग जनरली xy लिख देते हो, ठीक, लेकिन सिंगल टर्म है। आप ये बताओ, जब y आप किसी के रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट कर नहीं रहे हो, तो आप x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट क्यों करोगे, नहीं करोगे ना। तो यानी ऐसी प्रॉब्लम से हमें बचना है। इनका एक हमारे पास टेक्निक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या छोड़ो, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता मैं, आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, डिटेल में ज्यादा जाऊंगा मैं सीधे टेक्निक ही बता देता हूं आपको। देखो लेफ्ट हैंडेड में डीवी है, ये इंटीग्रेट करोगे वी आ जाएगा। राइट हैंड में आपको टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट बनाना है। अब इसको टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो इसकी हमारे पास ट्रिक है, एक लाइन छोड़ दो, दो लाइन छोड़ दो, तीसरी लाइन पे लिखो इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेट इट। ये दो लाइन हम बाद में फिल करेंगे। इंटीग्रेट करने पे लेफ्ट हैंड में डीवी क्या बन जाएगा, वी। सिंपल ट्रिक है बेटे, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ट्रिक है, ध्यान रखना। तो इसका जो इंटीग्रेशन है, आप बिल्कुल वही जो मैंने अभी कहा था, वो चूंकि मैथमेटिकल बात करने में गलत हो जाता है, लेकिन मैं अब आप ट्रिक बता रहा हूं, तो यहां पर 12x² को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो। तो 12x² इंटीग्रेशन 12x² dx, यानी y कांस्टेंट हो गया, तो क्या बन गया, 12x³ 3y, यानी 4x³y, 4x³y। अब इस दूसरे टर्म को इंटीग्रेट करो x के रिस्पेक्ट में, तो दूसरे टर्म को आप इंटीग्रेट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन -4y³ dx, तो -4 कांस्टेंट है, तो -4, ये बन गया -4। y³ भी कांस्टेंट है, y³, x का इंटीग्रेशन x, -4 y³ x, तो -4xy³, ये दोनों टर्म से आ गया, प्लस अब 4x³ dy, इंटीग्रेशन 4x³ dy, इसकी वैल्यू क्या आएगी, x³ कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, तो 4x³y। चेक करो क्या 4x³y तुमने लिख रखा है, जी हाँ। बस इस तरीके में, इस ट्रिक में कोई टर्म रिपीट नहीं करना चाहिए इंटीग्रेशन के बाद। तो यानी 4x³ इसकी वजह से और इसकी वजह से आ रहा है,
तो हम इन दोनों में से सिर्फ एक लिखेंगे, एक ही 4x³ लिखेंगे, दूसरा 4x³ नहीं लिखेंगे कि आप दूसरा 4x³ लिख दो और ऐड कर दो तो 8x³ बन जाएगा, नहीं। ठीक, यहां पर -12xy² को इंटीग्रेट करो, -12xy² dy, यानी y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो x कांस्टेंट, तो -12xy³ अपॉन 3, यानी -4xy³ आ चुका है पहले से, ये भी नहीं लिखेंगे। तो यानी एक चेंज कर देता हूं, ये और ये कॉमन इंटीग्रेट, कॉमन वैल्यू दे रहे हैं, और यहां ये दोनों कॉमन वैल्यू दे रहे हैं, तो बस आप सिर्फ कॉमन वैल्यूज नहीं लिखेंगे, +c, ये आपका आंसर हो गया बेटे। अब बात यह आई, एग्जाम में आप डायरेक्टली ऐसे तो लिख नहीं सकते हो, आपका टीचर उसको कैंसिल कर देगा। तो ये ट्रिक में क्या, आपने आंसर तो लिख दिया, अब हम इसमें उल्टा चलेंगे। उल्टा कैसे चलेंगे, अगली लाइन पे, इसके ठीक ऊपर की लाइन पे आप लिखेंगे dv इक्वल टू डी ऑफ 4x³ माइनस डी ऑफ 4xy³। पहला काम, ऊपर वाली पहली लाइन भरी गई। अब उसके ऊपर की दूसरी लाइन, कॉमन वैल्यूज कौन कौन दे रहे थे, ये और ये, तो इनको एक ब्रैकेट में लिख दो, 12x² dx प्लस 4x³ dy, और दूसरी कॉमन वैल्यूज कौन कौन दे रहे थे, ये लोग, इनको भी एक ब्रैकेट में लिख दो, -4y³ dx प्लस 12xy² dy। चेक कर लो बेटा, ये एक ट्रिक ऐसी है जिससे आपको एग्जाम में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। आप चेक करके देखो, इसको आप ओपन करोगे तो देखो d(4x³y) यही मिलेगा, 12x² dx प्लस 4x³ dy, 4x³ dy, यहां ओपन करके देखो, 4y³ dx प्लस 4 3 12xy² dy, है सिंपल ट्रिक। फिर से एक बार रिपीट कर दूं कहो तो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपने क्या करना है, यहां तक तो आप आ जाओगे, dv इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू रखी, डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रखी। उसके बाद इस लाइन से सीधे आपको दो लाइनें छोड़, तीन लाइन छोड़नी है, दो, एक इक्वल टू एक लाइन, इक्वल टू दूसरी लाइन, तीसरी लाइन पे लिखना इंटीग्रेटेड, चौथी लाइन पे आपका आंसर डायरेक्टली लिखना है v, डेल डीवी की जगह v। इसको बिल्कुल ऐसे ट्रीट करो, यहां पर जो इंटीग्रेशन आपका हो रहा है, इस इंटीग्रेशन में आपको ऐसे ट्रीट करना है जैसे एक dx है, यानी y कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा जब dx यूज करूंगा, जब dy यूज करूंगा तो x कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा। तो यहां पे आओ, 12x² dx, यानी y कांस्टेंट हुआ, और 12x² का इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 4y³ dx, तो 4y³ कांस्टेंट, तो dx का इंटीग्रेशन x, तो -4xy³। ये दोनों अलग अलग है इसलिए लिख दिया। यहां है 4x³ dy, तो 4x³ कांस्टेंट हुआ, dy का इंटीग्रेशन y, तो 4x³ y, ये मैं पहले लिख चुका हूं, 4x³ y लिख चुका हूं, तो नहीं लिखूंगा। यहां पे मैंने टिक का साइन बना दिया कि ऊपर दोनों में पेंसिल से बना दिया टिक का साइन, कि हाँ भाई ये और ये कॉमन टर्म दे रहे हैं, यानी ये मर्ज होंगे। ये देखो यहां इस लाइन पे मर्ज हो गए दोनों, ये और यही तो लिखा है मैंने। फिर इसको इंटीग्रेट किया, -12xy², ये भी क्या देगा, -4x³ जो कि लिख चुका हूं। तो यानी ये टर्म इंटीग्रेट हो गया, ये टर्म इंटीग्रेट होके सेम टर्म दे रहा है, तो कॉमन टर्म नहीं लिखना है। फिर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दिया। अब उल्टा चले हम, v की जगह dv लिखा, 4x³ y की जगह d लगा दिया, इनके बाहर d लगा दिया सबके, बस ये लाइन कंप्लीट हो गई। इस पर ये लाइन में ये जो टिक लगाए थे, वो टिक वाले एक एक, एक ब्रैकेट में लिख दो, खत्म, आंसर। चलिए
एक और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं। अरे हाँ, अभी नहीं, रुक जाओ, इस क्वेश्चन में तो अभी एक चीज और मांगी थी, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड। अब आपको एनालिटिक फंक्शन भी तो लिखना है बेटे, बस अब आप लिख दो, यू भी आ गया, वी भी आ गया, लिख देना तुम लोग, मेरा लिखने की जरूरत है नहीं मुझे लगता है, या चलो मैं लिख ही देता हूँ इधर, ये आ गया ना, इसी पेज पे लिख देता हूँ। अब कुछ काम बचा नहीं है, बस यू प्लस आई भी लिखना है यार, मजदूरी वाला काम है, ठीक है। यू और वी तो तुमने निकाल ही लिया है, तो हैंस हैंस एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। हाँ, बस ये थोड़ा मजदूरी है कि यार अगर जेड के टर्म में एक्सप्रेस हो सके तो करेंगे। यू क्या है तुम्हारा, एक्स की पावर 4 माइनस 6x² वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, एक्स की पावर 4 माइनस 6x² वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, ठीक। वी कितना है, प्लस आई, वी तो यही इसी पेज पे ये रहा, 4x³ वाई माइनस 4x वाई क्यूब प्लस सी, सॉरी सी तो अंदर ही होगा ब्रैकेट के, ब्रैकेट पहले क्लोज कर दिए, 4x वाई क्यूब प्लस सी। अब बताओ बेटा, इस वाले को आप कैसे इसको तोड़ पाओगे। इसके लिए क्या करना होता है बेटे, आपको अगर याद हो, थोड़ा सा कुछ चीजें आपको हमेशा याद लेके चलनी पड़ेंगी। अगर आप इसको देखो, ये a प्लस बी का होल टू दावर 4 बन रहा है, a टू दावर 4 प्लस b टू दावर 4, ठीक है। a प्लस बी का होल टू दावर 4 बन रहा है, तो इसकी वजह से जहां पे a है आपका x और b है आई वाई होल टू दावर 4, और ये आईसी को मैंने लिख दिया C1, और ब्रैकेट में शो कर दिया आईसी इक्वल टू C1। आप एक बार इस ब्रैकेट को ओपन करना, x प्लस आई वाई टू दावर 4, यही ब्रैकेट मिल जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी की होल टू दावर 4 है ये, तो ये बन गया z टू दावर 4 प्लस C1, ठीक। चलिए अब अगला न्यूमेरिकल पे आते हैं। क्वेश्चन, इसमें भी थोड़े इस न्यूमेरिकल में भी एक टेक्निक है, वो जो इंटीग्रेट करना है, वी की वैल्यू निकालना है ना, इसमें दूसरी टेक्निक यूज करूंगा। इसमें तो सीधी सीधी थी, इसमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, उसमें डिनोमिनेटर में फंक्शन आएगा, तो वहां पे दूसरी टेक्निक यूज करेंगे, इस वजह से वो न्यूमेरिकल बता रहा हूं मैं आपको। हालांकि बस कोई खास नहीं बताने के लिए मेरे पास, तरीका तो मैंने समझा ही दिया तुमको कि यू दिया जाएगा, हार्मोनिक प्रूफ करना है, तो आप यू का लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करा दो यू के द्वारा, यू जब लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगा तो तुम कह दोगे हार्मोनिक है। उसका वी निकालने का मेथड तुमको मैंने सिंपल ट्रिक बता दी, लेकिन वो ट्रिक इस न्यूमेरिकल पे अप्लाई करने में आपको दिक्कत होगी डायरेक्टली। तो हम क्या करेंगे, उसका दूसरा एक तरीका मैंने इजाद किया है, वो बताऊंगा आपको। शो डैट शो डैट द फॉलोइंग फंक्शंस द फॉलोइंग फंक्शंस आर हार्मोनिक and hence find their harmonic conjugate। ठीक है, आपको ये शो करना है कि ये दिया गया फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन है, और उसके बाद आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है, ठीक। तो पहला है, एक मैं करूंगा, दूसरा आपके लिए घर के लिए दे रहा हूं, दूसरा आपका होमवर्क बन गया। u इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ x² प्लस y², और दूसरा जो कि आपको खुद करना है वो है u इज इक्वल टू e⁻x x cos y माइनस y sin y। ये आपका घर के लिए काम है, रिवीजन करने के लिए, ताकि आपको पता चल जाए। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। अभी अभी मैंने अपन ने पीछे डिस्कस किया था, हार्मोनिक फंक्शन दिखाने के लिए क्या करना है,
यू के डेरिवेटिव निकालने हैं। तो यू इक्वल टू क्या है, 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो यू एक्स निकालो, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो 1/2 इंटू लॉग की वजह से पूरा का पूरा ब्रैकेट नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो 2x, एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये बन गया एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे यू वाई क्या आ जाएगा आपका, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिमेट्री है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिमेट्री है, तो ज्यादा मेहनत नहीं करने की जरूरत है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया। तो यहाँ जब वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स को रिप्लेस कर दो वाई से, ठीक। तो यू वाई आपका क्या आ गया, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आते हैं यू एक्स एक्स में, यू एक्स एक्स, अरे इसका मतलब पता है ना, यू एक्स का मतलब है यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक। और यू वाई का मतलब यू का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पार्शियल। यू एक्स एक्स ये आप लोग कर लेना, मैं यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आपका अपना। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। यू वाई वाई चाहो तो आप करो, नहीं मैंने आपको सिमेट्री बता दी, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिमेट्री तो है ये, ठीक है। तो उसकी वजह से एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो, वाई को एक्स से रिप्लेस कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये सिमेट्री की वजह से आ गया, ठीक है। तो अब आपके सामने यू एक्स एक्स भी आ गया, यू वाई वाई भी आ गया, और ऐड करके देखो दोनों जीरो बन रहे हैं, ठीक। आप लिख दो यहाँ पे अगले पेज पे, देखो ना, वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर इसका इसका सेम है, न्यूमेरेटर में माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐड होने पे जीरो हो जाएंगे। वी सी डेट del 2u upon del x2 plus del 2u upon del y2 is equal to 0. Hence, u is a harmonic function. हार्मोनिक फंक्शन, यू हार्मोनिक फंक्शन हो गया बेटे। बस अब आपको क्या निकालना था, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, है ना। तो इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होगा, v। तो लेट, अब v निकालते हैं, लेट dv इक्वल टू del v ओवर del x dx प्लस del v ओवर del y dy। अभी अपन ने डिस्कस किया था पीछे सीआर इक्वेशन की हेल्प से, यहां पे लिख दो, सीआर इक्वेशंस आर क्या थी बेटे, del u अपॉन del x इक्वल टू del v अपॉन del y एंड del v अपॉन del x माइनस del u अपॉन del y, ठीक। तो del v अपॉन del x की जगह क्या लिख दोगे, माइनस del u अपॉन del y dx प्लस del v अपॉन del y की जगह क्या लिख दोगे, माइनस del u अपॉन del x, ठीक। del v अपॉन del x की जगह यहां से माइनस del u अपॉन del y लिख दिया, और del v अपॉन del y की जगह की यहां पे यहां से del u अपॉन del x लिख दिया, तो del u अपॉन del x डी। दोनों की वैल्यू तुम्हारे पास आई है, चलते हैं पीछे, एक की वैल्यू देख लो, दूसरा मैंने तुमसे पहले कहा है। तो del v अपॉन del y किधर गया, del u अपॉन del y, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, del u अपॉन del y, तो माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस यहां पर x हो जाएगा, ये माइनस तो यहां पे है ना, ये हो गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। या देख लो वैल्यू पीछे देखो ना, del u अपॉन del y कितना है, ये रहा del u अपॉन del y, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और del u अपॉन del x कितना है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस यार अब बात वही आ गई हमारी कि हमें इसे इंटीग्रेट करना, दो लाइनें छोड़नी है, एक लाइन ये छोड़ी, दूसरी लाइन ये छोड़ी, तीसरी लाइन पे आपको लिखना है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेट इट, तो v इक्वल टू, अब आंसर लिखना है, लेकिन जो अब सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हो रही है, इसका इंटीग्रेशन,
भाई जब तुम उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। तो बताओ इसका क्या आंसर है? याद करिए, दिमाग पे जोर डालिए, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद करिए, वहीं से आपको नजर आएगा। सॉरी, इंटीग्रेशन का फार्मूला पता है हमको। क्या फार्मूला था? इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² dx। आप क्या लिखते थे? 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक, क्लियर। दूसरा फार्मूला था -1/a² प्लस x² dx, 1/a cot इनवर्स x/a। ठीक, आगे बात समझ में। यहां पर अब मैं ए हटा दूं, अगर ये स्टैंडर्ड फार्मूला हमको 11th 12th में बताया गया था, ये ए यहां से हटा दूं, ये यहां से हटा दूं, तो ये दोनों न्यूमेरेटर में चले जाएंगे। a/a² प्लस x² dx tan इनवर्स x/a और -a/a² प्लस x² dx cot इनवर्स x/a। अब यहां पर ये cot इनवर्स में देने वाला है, ये tan इनवर्स में देने वाला है, तो मैं cot इनवर्स वाला थोड़ा सा रफ में इसमें काम करना पड़ता है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? y कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो -a/x² प्लस a², ये वाला फार्मूला यूज करो, a की जगह y समझो। ऐसा समझो कि a y है, तो क्या बन जाएगा? इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? इसकी वैल्यू बन जाएगी कॉट इनवर्स x/y। और सेम यहां पर आ जाओ, इस पर ये फार्मूला यूज हो जाएगा। यहां पर x कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, यहां पर x कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? इसकी वैल्यू बन जाएगी tan इनवर्स y/x। समझ गए? तो इस वाले न्यूमेरिकल को मेरा आपको बताने का पर्पज ही यही था। यहाँ पे थोड़ा है नहीं कि आंख बंद करके दौड़ चले, आप यहाँ पे लिख दो कॉट इनवर्स x/y, आप लिख दो कॉट इनवर्स x/y प्लस tan इनवर्स y/x। वो कहते लो जी साहब आंसर आ गया। अरे भाई ये दोनों एक हैं, कॉट इनवर्स x/y और tan इनवर्स y/x एक ही हैं, तभी मैं इतना रोक रहा हूं आपको, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पता है कि नहीं पता? कॉट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। तो कॉट इनवर्स x/y और tan इनवर्स y/x दोनों एक ही हैं, तो आंसर में हमारा सिर्फ एक ही आएगा। आगे बात समझ में? तो ये काम थोड़ा सा ऐसी इस प्रॉब्लम में रफ में किया, तो जब हमको पता चल गया कि ये दोनों एक ही हैं, तो मैं एक गैप कर दूंगा, सिर्फ tan इनवर्स y/x लिख दूंगा, दूसरा गैप हो गया। ठीक, तो आंसर आ गया आपका tan इनवर्स y/x प्लस c। अब ऊपर की दो लाइन आप कैसे फिल करोगे? ऊपर की दो लाइन फिल करने के लिए आपने क्या किया? dv इक्वल टू d ऑफ tan इनवर्स y/x प्लस c। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगा, दोनों एक है ना, तो इसको ऐसे लिखो x dy माइनस y dx अपॉन x² प्लस y²। अब आपको याद आ गया होगा, ये फार्मूला आपने बहुत इस्तेमाल किया होगा टोटल डिफरेंशियल चैप्टर में। तो ये बन गया x dy माइनस y dx अपॉन x² प्लस y²। दोनों मर्ज करते हैं, मैंने बताया ही था, d ऑफ tan इनवर्स y/x, ये बन गया। तो जब भी कभी ऐसा है ना tan cot जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक आने की संभावना आ जाती है, तो आप थोड़ा सा ब्रेक लेना है, राइट हैंड पे रफ पे कुछ काम करना है। ठीक है, चलिए बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिए। हार्मोनिक के बहुत ज्यादा टफ नहीं रहते बेटे इसके न्यूमेरिकल। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। बस कुछ ही ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है, आपको देखो बेसिकली ये तो तुम समझ चुके होगे, इतना तो तुम्हें आइडिया लग ही गया होगा कि इसमें जो प्रैक्टिस मेन है हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने में है। बाकी तो पार्शियल डेरिवेटिव वाला तुम काम कर ही लेते हो, पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, जीरो आ जाएगा। तो आपका जो मेन रोल है वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने में। तो ये जो मैंने ट्रिक बताई है दोनों ना, आपको बेसिकली फोकस करना है, ये ट्रिक आप अप्लाई करना सीख पाए कि नहीं सीख पाए, नहीं ट्रिक बताना बेकार हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, डिफरेंट वेराइटीज के न्यूमेरिकल उठाने, आपके पास जो भी बुक, जिस भी बुक को आप फॉलो कर रहे हो,
मैं किसी एक बुक का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि सारी बुक जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है उनको फॉलो कर रहे होगे, तो उसमें हार्मोनिक फंक्शन वाले चैप्टर ये एनालिटिक के साथ दिया होता है। कभी एनालिटिक अलग से कोई एक्सरसाइज नहीं होगी, एनालिटिक फंक्शन सीआर इक्वेशन वाली जो एक्सरसाइज होगी वही हार्मोनिक के न्यूमेरिकल्स होंगे। तो आपको वेराइटीज इसलिए करनी है कि उन वेराइटीज से आप हार्मोनिक कॉन्जुगेट की एक ट्रिक मेरी अप्लाई कर सको। भाई अभी दो न्यूमेरिकल पे मैंने ट्रिक बताई, तो आपको तो समझ में आ रही होगी, ठीक है। और जब आप वेराइटीज पे अप्लाई करोगे तो आपका दिमाग खुद खुलेगा, बहुत तेज खुलेगा। करिए प्रैक्टिस, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों।